हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे साथ हैं आराधना यादव, जिनकी AIR 74 है, CSIR JRF में। तो सबसे पहले तो हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू आराधना। कैसा लग रहा थैंक है यू मैम। आपको? थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, तो फिर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैम मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ। और हम्म। मेरी MSc एंड BSc दोनों यहीं से हुई है, भिलाई महिला महाविद्यालय से। और उसके बाद मैंने MSc में ही सोचा था कि नेट की प्रिपरेशन करने की। तो हम्म। तो आपको मास्टर्स के ड्यूरेशन में ही लगा कि आपको तब पता चला कि आप JRF की तरफ जा सकते हैं, ये भी एक करियर अपॉर्चुनिटी है? यस मैम, उसी टाइम पता चला तो फिर मैंने उसी हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो फिर आपने मास्टर्स के ड्यूरेशन में ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर मैम दी थी? MSc थर्ड सेम में। थर्ड सेमेस्टर से? ओके। तो फिर आपका मास्टर्स कंप्लीट कब हुआ? मैम मास्टर मेरा जून 2024 में हो गया। ओके, तो फिर ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था अभी? मैम ये फोर्थ अटेम्प्ट था। फोर्थ अटेम्प्ट था। ओके, यस तो मैम। आपने काफी सारे अटेम्प्ट्स दिए हैं। यस तो मैम। फिर आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइए स्टूडेंट्स को, कि जैसे होता है ना कि आपने इसके पहले भी काफी बार डेडिकेशन से प्रिपरेशन करी होगी, लेकिन कुछ एक मार्जिन से कट ऑफ क्रैक करना रह जाता है। तो फिर जब आप बॉर्डर पे थोड़ा सा पॉइंट या कुछ उसके आसपास लाई करते हैं, तो उसके बाद जब दोबारा से नेक्स्ट अटेम्प्ट देने की प्रिपरेशन करनी होती है, तो कैसे खुद को मोटिवेट किया आपने? कैसे आपने अपने अंदर दोबारा से अपने आप को बोला कि हाँ, अब मुझे फिर से दोबारा से प्रिपरेशन करनी है? तो इस बारे में यस आप थोड़ा सा बताइए। मैम, पहला जो अटेम्प्ट था मेरा उसमें मेरे 30 मार्क्स बस आए थे उस टाइम ओके। पे। तो उसमें तो कुछ भी नहीं मिलने वाला था। उसके हम्म। बाद जो दो अटेम्प्ट दिए थे उसमें एल एस रुक जा रहा था, एक में 5 मार्क्स से रुका और एक बार 7 मार्क्स से ऐसे रुक गया। नहीं हो पा रहा था, तो उसके बाद फिर वही मैंने देखा कि यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखे कि बच्चे क्या करते हैं, मतलब टॉपर्स के वीडियो देखे कि कैसे अपने आप को सुधारना चाहिए, क्या करनी चाहिए उसमें। तो फिर पता चला कि तो सब चीजें की, टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन की मैंने। और वही मैम, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा की इस बार। हम्म। तो बेसिकली आपने उसके बाद यूट्यूब पे बाकी लोगों का देखा कि किस तरीके से लोग प्रिपेयर करते हैं, फिर आपने खुद से फिर कंटेंट देखना स्टार्ट किया। तो आपने विज्ञान वृक्ष का कंटेंट कब से आप फॉलो कर रहे हैं? मैम ये मैंने 1 साल पहले से ही मतलब देखना स्टार्ट कर दिया था। तो जो PYQ है वहाँ पे नेट और गेट के वो सब बहुत अच्छे से फॉलो किए थे। और जो ब्रह्मोस सीरीज थी वो सारी चीजें, तो कंटेंट बहुत अच्छा लगा तो मैं वहां से देखती थी। ओके, तो बेसिकली आपने सारा कुछ कंटेंट एक साल से विज्ञान वृक्ष का फॉलो किया, और जैसे कि आपने कहा कि आपको कंटेंट काफी अच्छा लगा, और आपने बेसिकली फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तीनों को इक्वली प्रिपेयर किया था, या फिर किसी दो ब्रांचेस पे ज्यादा फोकस किया था? मैम मेरा मेरा फेवरेट तो फिजिकल केमिस्ट्री था। ओके। और उसके साथ इनऑर्गेनिक तो होता ही है, इनऑर्गेनिक तो हम्म। हो जाता था मुझसे, तो वो दोनों थे। ऑर्गेनिक में मुझे थोड़ा सा टफ लगता था। तो उसके लिए फिर इस बार मैंने उसको भी किया था, मतलब जो जो थोड़े थोड़े टॉपिक किए, मतलब ज्यादा नहीं, पूरा नहीं कर पाई थी। 5-6 टॉपिक उसके किए, तो उससे जितने भी क्वेश्चन हो सके वो सब ट्राई किया था बनाने का। ओके, तो एक तरीके से हम स्टूडेंट्स को ये गाइड कर सकते हैं कि अगर आप कोई दो ब्रांच बहुत अच्छे से स्ट्रांगली कर लें, और थर्ड ब्रांच आप कुछ टॉपिक्स अगर उसके छोड़ भी देते हैं, कुछ आप छोटे छोटे टॉपिक्स कर लो, तो दो स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस और एक ब्रांच के आप कुछ टॉपिक्स छोड़ भी दोगे, तो भी हम JRF क्वालिफाई कर सकते हैं। यस मैम। ओके, तो आपने इसके पहले जैम की प्रिपरेशन करी थी, IIT नहीं जैम? मैम, पहले जैम के बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं था, मैंने सीधे नेट की है। ओके, तो आपने आपका बेसिकली बैकग्राउंड, आपने नेट की प्रिपरेशन ही डायरेक्ट करी है, जेम की प्रिपरेशन नहीं करी थी? नहीं उसके मैम। बावजूद भी, नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो बच्चे IIT जेम की प्रिपरेशन करते हैं, तो उनका एटलीस्ट थोड़ा सा बेस स्ट्रांग रहता है, तब भी उनको नेट क्वालिफाई करने में प्रॉब्लम आती है। बट हेड्स ऑफ टू यू, आपने डायरेक्टली नेट की प्रिपरेशन करी, और उसके बाद भी आपने दूसरे दूसरे साल में ही आपने क्वालिफाई कर लिया। दैट्स यस ग्रेट। तो फिर आपने कितने बार रिवीजन किया था? रिवीजन के बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? जैसे आप सिलेबस पढ़ते हो, बहुत वास्ट सिलेबस है, तो रिवीजन का क्या रोल रहता है? रिवीजन तो बहुत जरूरी है मैम, जैसे फुल नोट पूरे नोट्स हैं जो उसको पढ़ना, जैसे एग्जाम के टाइम के, एग्जाम का 1 महीना जब है
तो आपको शॉर्ट नोट्स उनके बनाने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है, तो पूरा रिवाइज करना उतना इजी नहीं होता है। तो हम्म। इसलिए उसके शॉर्ट नोट्स बनाए थे मैंने, 20-25 पेज के, पूरे सिलेबस को उसमें कर लिया था। उसके बाद ओके। एग्जाम के एक महीने पहले मैंने उन्हीं को बस रिवाइज किया था और क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। तो बेसिकली शॉर्ट नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है जिससे आपका एट द एंड टाइम सेव हो पाए। यस मैम। और शॉर्ट रिवीजन आपने कितनी बार किया था पूरे सिलेबस का? रिवीजन मैम 3 से 4 बार, और पीवाईक्यू प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, उसको भी मैंने किया था ऐसे ही 3 से 4 बार। ओके, 3 से 4 बार रिवीजन। तो हर बार क्या रिवीजन आप जब करते थे तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा लगता होगा कि हाँ ये चीज तो अब मेरी दोबारा से मुझे नया कुछ समझने में मिल रहा है? तो कुछ इस तरीके का होता था, बार बार रिवीजन करके आपको याद आता होगा अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था। एवरी टाइम यू लर्न समथिंग न्यू। हाँ ओके। मैम, जब वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे ऐसा होता था कि जैसे जब टेस्ट सीरीज दे रहे थे, तो उस टाइम पे न्यू न्यू क्वेश्चन होते थे, तो कुछ नए कॉन्सेप्ट जो पता चलते थे, तो उसको नोट्स में ऐड कर लेती थी मैं। ओके, तो फिर आपका जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपका डेली रूटीन क्या रहता था? जैसे बच्चों को गाइडेंस मिल मैम पाए कि क्या रूटीन, उनको डेली रूटीन फॉलो करना चाहिए टू क्रैक द CSIR नेट एग्जामिनेशन। तो कुछ बच्चों को आप बताना चाहें, गाइड करना चाहें, जिससे वो भी सीख पाए कि क्या उन्हें रूटीन फॉलो करना चाहिए। यस मैम, ये है कि मतलब मैम कंसिस्टेंसी से रोज ही बैठना पड़ेगा, 5 से 6 घंटा, या फिर उससे ज्यादा भी दे सकते हैं, देना चाहे तो यही है मैम की, और रेगुलर प्रैक्टिस है, क्योंकि यदि केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा है कि मैम यदि 2 दिन भी उसको छोड़ते हैं तो वापिस से जब करने जाओ तो सब न्यू लगता है। टोटली अग्री विथ यू। यस मैम। ओके, तो बेसिकली कंसिस्टेंसी बनाए रखनी चाहिए। और जैसे एग्जामिनेशन हो जाता है फिर कुछ 1-2 महीने तक बच्चे थोड़ा सा छोड़ देते हैं कि अभी टाइम है, 6 महीने हैं। तो आपने दिसंबर वाले एग्जामिनेशन को क्रैक किया है, 2025। तो आपने कौन से मंथ से इतना 6 to 5 आवर्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी? मैम मेरा पहले 2 अटेम्प्ट हो चुका था, तो उसमें मुझे हो ही नहीं रहा था, मतलब, और ये वाले अटेम्प्ट में मुझे, उससे थर्ड वाले में भी मुझे लगा नहीं था कि मेरा हो जाएगा, तो उसमें बहुत डिमोटिवेट हो गई थी कि मतलब क्या निकल नहीं रहा एग्जाम। तो उसके बाद से जैसे ही आया स्कोर कार्ड, उसके मतलब एग्जाम के 20 दिन बाद से मैंने स्टार्ट कर दिया था सारा नेक्स्ट के लिए ओके, प्रिपेयर करना। तो ज्यादा टाइम बेसिकली नहीं। जिनका बैक गियर रहता है कि एक बार नहीं हुआ तो वो जो 1-2 महीने का गैप छोड़ देते हैं, तो ये गलती बच्चों को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जैसे ही आपको पता चल जाए कि हाँ 1-2 वीक हो गए हैं कि नहीं हो पा रहा है, तो जस्ट उसी टाइम से आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें। कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। बस मैम वही तो टाइम जो वेस्ट होता था पहले टाइम में मैम, हमें ऐसा ही होता था कि 1-2 महीने से वेस्ट हो जाते थे, रिजल्ट को लेके आने में देरी होती है, तो उसको देखते लेट हो जाता था प्रिपरेशन के लिए। तो वही फिर इस बार मैंने वही किया कि बस 10-20 दिन देखा, उसके बाद फिर से मैंने न्यू स्टार्ट कर दिया अपना प्रिपरेशन। दैट्स ग्रेट। तो जैसे आपके 3-4 अटेम्प्ट्स बीच में जैसे आपने बताया, तो फिर जैसे एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया कुछ कट ऑफ में, तो उसके बाद जैसे बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड फील होता है, तो खुद को फिर उस वक्त आपने क्या माइंड में सेटअप बिठाया कि जिससे फिर से आपने उतनी ही एनर्जी से स्टार्ट कर पाए प्रिपरेशन? मैम मेरा ये था कि मुझे करना तो यही है, तो मुझे कैसे भी करके अपने आप को बैठाती थी पढ़ने के लिए कि हाँ करना तो यही है, तो बैठना ही पड़ेगा, और बस इसके सिवाय अपने कोई आप के उपाय नहीं माइंड है। में गोल सेट कर लो, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तो करना ही है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, चाहे कितनी भी बार, बस करना है। अपना गोल सेट आपने कर लिया था। यस तो मैम, बच्चों को क्योंकि अपना माइंड में गोल सेट करना इंपॉर्टेंट है कि हाँ मुझे तो यही करना है, अब चाहे कितनी बार भी मुझे करना पड़े। यस मैम, और इतना पढ़ लिए थे कि ये था कि केमिस्ट्री फील्ड में ही रहना है। ओके, वो चीज अपना गोल क्लियर होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो टेस्ट सीरीज जैसे आपने दी होंगी एग्जामिनेशन के लिए, तो टेस्ट यस मैम। सीरीज के रिगार्डिंग कैसे हेल्प मिलती है एग्जामिनेशन में, और क्या रोल आपका था टेस्ट सीरीज का क्वालिफाई करने के लिए? टेस्ट सीरीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है मैम, क्योंकि उससे हमको ये पता, जैसे टेस्ट सीरीज दी हमने, तो जो चीज नहीं आ रही है तो उसको हम लोग रिवाइज कर सकते हैं जाके कि हाँ क्या भूल रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा यदि हम लोग ऐसे ही नोट्स को लेके रिवाइज करते रहे बार बार। तो हम्म। उससे अच्छा है कि हम टेस्ट दें, और फिर उसमें जो गलतियां निकलती हैं तभी पता चलता है कि हम कहाँ, मतलब कहाँ कमी रह रही है, क्या है, तो उससे हम लोग कर सकते हैं सही। और टाइम मैनेज करना भी सीखते टाइम होंगे। मैनेज, हाँ मैम, टाइम मैनेज, और मतलब कैसे क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है, कितना टाइम देना है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी को, ये सब है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे को, बहुत से बच्चे होते हैं उन्हें आता सब कुछ होता है
लेकिन तब भी वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज उनको टाइम मैनेजमेंट नहीं पता होता है कि कैसे सिलेक्शन करना है, किस पोर्शन में कितना टाइम देना है। और पहले बेसिकली पहले अटेम्प्ट में ऐसा हुआ था कि मैंने पार्ट सी को ही 2 घंटे दे दिए थे, बाकी बचे ही नहीं थे मेरे पास टाइम। तो ओके। टाइम टाइम का इशू पहले आ चुका था, तो इस टाइम में ऐसा नहीं हुआ। इस बार मतलब 1.5 घंटे दिए थे पार्ट सी को, और 1 घंटे पार्ट बी को, और फिर पार्ट ए को दिए थे आधे घंटे बच्चे भी। ओके, तो फिर आपके अकॉर्डिंग, जैसे बी और सी तो सभी को पता है कि वो तो हमें अटेम्प्ट करने ही है, केमिस्ट्री है, तो पार्ट ए का क्या रोल रहता है? क्या वो उसको अटेम्प्ट किए बिना भी आसानी से बात बन जाएगी, या फिर पार्ट ए भी कुछ रोल प्ले करता है आपके अकॉर्डिंग? मैम पार्ट ए जैसे मतलब कुछ क्वेश्चंस में होते हैं जो बनने लायक होते हैं, ऐसे कंप्लीटली हम्म। इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने अलग से उसके लिए कुछ पढ़ा नहीं था, पर उसको जरूर देखती थी मैं, चाहे टेस्ट सीरीज हो चाहे एग्जाम हो, मैं हमेशा उसको एक बार सारे क्वेश्चन को देखती थी, तो उसमें से 4-5 क्वेश्चन बन ही जाते थे। ओके, तो इस हिसाब से पार्ट सी सबको टाइम मैनेज करना चाहिए। 1:30, मतलब एक तरीके से 1.5 घंटा या 1 घंटे 40 मिनट से ज्यादा आपको पार्ट सी में नहीं देना है। पार्ट बी में आप 1 घंटा दो, और पार्ट ए में जो बच्चों का मार्जिन से रह जाता है, तो पार्ट ए में 4 से 5 क्वेश्चन, जैसे कि आपने कहा, और मोस्टली सब लोग यही कहते हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन हो जाते हैं आसानी से। तो वो जो बॉर्डर से रह जाता है किसी का एलएस या किसी का जेआरएफ, तो वही अचीव करने के लिए हेल्प करता है पार्ट ए। यस मैम, ऐसा कह सकते हैं। ओके। और साथ में टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपनी गलतियां नोट करो, गलती नोट करके उन्हीं पे ही इम्प्रूव करो, क्योंकि आप पूरा सिलेबस बार बार पढ़ो जो कि आपका नीडेड ही नहीं है। आप यस जो मैम। और मेन पार्ट है आपके फोकस करने वाले, उसको छोड़ के आप सारा कुछ पढ़ोगे तो वो भी सही नहीं रहता है। यस मैम, पता भी नहीं चलता ना कि कहाँ पे हम भूल रहे हैं, ये बात है। ऐसा लगता है कि हमको सब आता है, लेकिन जब टेस्ट दो हम्म। तो उसमें हमारे खुद के तब नंबर पता नहीं चलता आते। है रियलिटी में कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। यस मैम। ओके, तो फिर इसके आगे के आपके क्या प्लान्स हैं? मैम इसके पीएचडी ज्वाइन करनी है मुझे, तो वही ओके, करें। तो पीएचडी आपने कहाँ से करने का सोचा है? मैम आईआईटी या फिर एनआईटी से। आईआईटी एनआईटी से, दैट्स ग्रेट। ओके, तो आपको उसके पीएचडी जैसे ज्वाइन करता है बच्चा, तो या तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ जाना चाहता है, या फिर उसके आगे रिसर्च फील्ड में, तो आपका किस में इंटरेस्ट है? मैम मेरा रिसर्च में इंटरेस्ट है। तो आप उसके आगे, जैसे साइंटिस्ट की पोस्ट रहती है, तो आप उसमें जाना प्रेफर करोगे? यस मैम। ओके। और जैसे पूरे प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में, जैसे कि एक जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, सोशल मीडिया। यस मैम। तो सोशल मीडिया, जैसे आजकल कोई भी बच्चा इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये हर कोई आजकल यूज करता है, तो आपने अपने एग्जाम के ड्यूरेशन में सोशल मीडिया का क्या था? आपने क्या उससे दूर रहना चाहिए या बिल्कुल बंद कर दिया था? क्या आपने फॉलो किया था? मैम सोशल मीडिया तो वैसे भी मैं ज्यादा यूज नहीं करती थी, ना कभी नहीं किया मैंने अभी तक। और ओके। यूट्यूब को बस यूज किया था, क्योंकि उसमें लेक्चर्स आते थे, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस होती थी, तो उसका बस यूट्यूब का यूज करती थी कंटेंट ओके, देखने के लिए। सिर्फ आपने यूज किया है काम की चीजों का, सोशल मीडिया को। ज्यादातर सब लोगों का यही रहता है कि सोशल मीडिया को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे अननेसेसरी टाइम किल होता है। यस मैम। ओके, और वो पता दैट्स नहीं ग्रेट। चलता कब कितना टाइम निकल जाता है। हाँ, वो तो उसमें बच्चा रील्स स्क्रॉल करता है, तो वो तो घंटों का टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और फिर दूसरों की लाइफ देखता यूट्यूब है, पे फिर और भी ऐसे ही रहता है, डिमोटिवेटेड फील मतलब करता है, तो वो सारी चीजें दुनिया से थोड़ा सा कुछ वक्त के लिए, कुछ महीने के लिए आइसोलेशन में रहो, जिससे आप अपने आप पे फोकस कर पाओ। फिर उसके बाद तो आपका यस। एग्जाम क्रैक हो जाए, तो फिर तो आपके लिए पूरी दुनिया बैठी है। यस ओके, मैम। दैट्स ग्रेट। तो बहुत ही अच्छा लगा। आप अपनी पूरी जर्नी के रिगार्डिंग प्रिपरेशन की, अगर आप बच्चों को कुछ बताना चाहें, कि कुछ भी इंस्पायर करना चाहें, तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैम यही बोलना चाहूंगी कि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे ही रिजल्ट रिजल्ट पता चलता है आपको कि नहीं होने वाला है, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपको लग जाना है, और कंसिस्टेंट रहना है, रोज के रोज, मतलब कुछ घंटे ही पढ़ना है, लेकिन रोज पढ़ना है। ओके, तो बस यही है गोल्स हर किसी का, कि कंसिस्टेंसी हर किसी ने कहा है कि मेंटेन करनी चाहिए, रेगुलरिटी रहनी चाहिए। और मेन चीज जो आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी, चाहे कितनी बार भी फेल हो जाओ, गोल आपका सेट है, तो आपको बस दोबारा से लग जाना है, कुछ सोचना ही नहीं है कि बुरा लग रहा है कि क्या। गोल सेट है, दोबारा से स्टार्ट करो, रुकना नहीं है। यस मैम। ओके, दैट्स ग्रेट। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।
आई होप सभी ने आपसे बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी थैंक बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू मैम।